हेलो फ्रेंड्स, ओम त्रिवेदी नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीके की क्लास। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। दो लेक्चर में हमने बेसिक्स कवर किए हैं और आई होप कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जो आपकी क्वेरीज होंगी फ्रेंड्स, मेरे नंबर 9958300572 पे आप चैट करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए आप भेज सकते हो, सो दैट कि मैं आपकी सारी क्वेरीज चैट को देख करके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकूं। सो स्टे इन टच, स्टे ट्यून्ड। बेसिक नेचर का अभी सब कुछ चल रहा था। मैंने स्लो स्टार्ट किया आपके सिलेबस का। रीजन इज कि मैं आपको छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं। इस पेपर में डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये बार बार मैं रिमाइंड कराता रहूंगा तुम लोगों को, सो दैट कि तुम्हें ये दिमाग में रहे कि डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, पॉइंटर्स रट्टे नहीं मारने हैं अदर सब्जेक्ट की तरह, और सिर्फ यहाँ पे स्टडी मैट को मेरे साथ अच्छे से कवर करना है। कॉन्सेप्ट समझना है, इसकी मीनिंग समझनी है, इसकी थीम समझनी है, इसकी भावनाओं को समझना है और भावनाओं में बहना नहीं, और सही तरह से 40 नंबर के एमसीक्यू वहां लगा देने। राइट। सो दोस्त, लास्ट क्लास तक हमने कवर किया था क्या, डोमेन्स ऑफ बीसीके। लास्ट क्लास का ये सब्जेक्ट था, हम कर रहे थे कि बीसीके इज वास्ट। जहां हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारा है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। राइट। ये बीसीके इलेक्ट्रिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी है और बीसीके एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग है। सबसे पहले वास्ट क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीजों को जोड़ करके ये बनता है। बिजनेस के अंदर ट्रेड की एक्टिविटी, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, इंडस्ट्री, बीसीके के डोमेन में सारी बातें आती हैं। बहुत लंबा रेंज है इसका जो हमें समझना होता है। जब मल्टी डिसिप्लिनरी बोलता हूं तो इसके कई आयाम हैं, कई चीजों को जोड़ के बनता है। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, बायोलॉजी, हर लेवल की बातें आती हैं। स्ट्रेटजी, लॉजिस्टिक्स, बुल बियर, ऐसे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में किए थे यहाँ पे, और डिटेल में आपको समझाया था स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी की क्या मीनिंग होती है, लॉजिस्टिक्स क्या करता है, लॉजिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग में लॉजिस्टिक्स कहां देखने को मिलता है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड वगैरह वगैरह। एवर इवॉल्विंग एक्सपेंडिंग मतलब नए नए मोड्स आते रहेंगे, बिजनेस के तरीके, ट्रेडिंग के तरीके, आईटी की चीजें, इंटरनेट की दुनिया, ई कॉमर्स की दुनिया, जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती रहेंगी वैसे वैसे हमारे सामने ये एक्सपैंड करता रहेगा। ये सब बातें समझने की है आपके। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना अच्छे एडवाइजर बनोगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उतना अच्छा अपना रोल प्ले कर पाओगे। और ये भी टॉपिक पढ़ा था कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा क्या रोल है। ये कॉन्सेप्ट हमने किया था, 2 बार रिपीट किया इस 2 दिन के अंदर, 2 कोर्स क्लास के अंदर। बीसीके इलेक्ट्रिक है तो वहां स्ट्रेटजी, लॉजिस्टिक्स, बुल बियर की बात करी थी, डिटेल में डिस्कस किया था। स्ट्रैटेजी क्या है? प्लान टू विन है, आइडिया, प्लान्स, एक्शन, सपोर्ट इंप्लॉयड टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइवल्स को बीट करने के लिए। मिलिट्री से आया, स्ट्रेटेगोस वर्ड से आया, अलेक्जेंडर का जिक्र किया, वीडियो दिखाया और सब बात समझने की कोशिश करी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। और उससे भी अच्छा बिजनेस का एक लाइव कैलकुलेटिव एग्जांपल किया था, जहां हमने केमी प्रो, एक कंपनी जो ड्रम स्पीकर बनाती है, और दूसरी कंपनी जेबीएल जो बहुत ही पॉपुलर है, वो भी ड्रम स्पीकर बनाती है, दोनों का देखा था। ग्रिड कैसे काम करता है, कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं, कैसे एक दूसरे को बीट करते हैं और क्या क्या करते हैं, उसके लिए प्रैक्टिकली देखा था। ये है बीसीके की रियल बीसीक्यू, BQ, बिजनेस कोशिएंट, नॉलेज कोशिएंट। ये आपको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज कोशिएंट, जिससे आपको समझना है कि बिजनेस कैसे काम कर रहा है और कैसे इसको एडवांटेज मिल रहा है। लॉजिस्टिक्स क्या है? इन ब्रीफ, लॉजिस्टिक्स इंश्योर्स दैट द राइट मटेरियल आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस, एट द राइट टाइम, एट द राइट क्वालिटी एंड द राइट क्वालिटी एंड द राइट कॉस्ट एंड ऑफ राइट क्वांटिटी आल्सो। एक बात ये भी जोड़ सकते हैं, लॉजिस्टिक्स की बात हो गई। बुल मतलब वो जो ऑप्टिमिस्टिक फैक्टर्स हैं मार्केट में, जो एक्सचेंज का ग्रोथ दिखाते हैं। ग्रीन है मतलब यहां बुल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। बियर है मतलब वो डिक्लाइन का ट्रेंड दिखाता है, पेसिमिस्टिक ट्रेंड को शो करता है। फिर मैंने कहा बीसीके एवर एक्सपेंडिंग है, मतलब यहां बात करी बिजनेस में एक बहुत सारी चीजें, क्लाउड की टेक्नोलॉजी आ गई, ई कॉमर्स आ गया, सारे पोर्टल्स आ गए, बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी जो पहले नहीं होती थी। 1990 से पहले जब इंटरनेट नहीं थी तो बिजनेस की दुनिया ऐसी नहीं थी। तब हम हर जगह ट्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पहले ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े बड़े नहीं हुआ करते थे, एक कंपनी के अंदर कई कंपनी हुआ करती है आज की डेट में, कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जब मैं बताऊंगा आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इतनी बातें हमने लास्ट क्लास में कवर करी थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है बीसीके में, न्यूज़पेपर मैगजीन देखना क्यों जरूरी है, बीक्यू किसे कहते हैं, ये सब बातें करते हुए लास्ट क्लास हमने कवर किया था विद एमसीक्यू। 10-12 एमसीक्यू के थे, आज भी करेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे आप, कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं।
ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ही बच्चों वाली बात है। हम सब रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, मॉर्निंग से उठते हैं रात को सोने से पहले तक। इवन सोना भी एक एक्टिविटी है। क्या कर रहे हो? सो रहा हूं, कुछ तो कर ही रहा हूं ना। करने या होने से, क्रिया किसे कहते हैं? करने या होने को कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी बहुत सारी एक्टिविटी है, कमर्शियल हो सकती है, नॉन कमर्शियल हो सकती है, लिवलीहुड के लिए हो सकती है, टाइम पास के लिए हो सकती है, मोबाइल देख सकते हैं, नहीं मोबाइल पे लेक्चर भी देख सकते हैं और मोबाइल पे ई कॉमर्स भी कर सकते हैं, है या नहीं? लैपटॉप पे काम की चीजें भी देख सकते हैं और बिना काम की। लैपटॉप देखते हुए, लैपटॉप को यूज करते हुए इकोनॉमिकली कुछ अर्न भी कर सकते हैं और टाइम पास भी कर सकते हैं। टाइम पास अपन ज्यादा करते हैं, बट तमाम तरह की एक्टिविटी, योगा करना वो भी एक एक्टिविटी है, गार्डनिंग करना वो भी एक एक्टिविटी है, स्कूल में पढ़ाना वो भी एक एक्टिविटी है, घर बनाना वो भी एक एक्टिविटी है। तमाम तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। ये बच्चों वाली बात भी आपको पढ़ाई जाएगी इस पेपर में, ठीक है? अच्छा जी, ये सारी ह्यूमन एक्टिविटी है। फार्मा कंपनी दवाइयां बना रही है, वो भी एक एक्टिविटी है। कोई पानी लेके जा रहा है, वो भी एक एक्टिविटी है। मिल्क सेलर्स है, दूध के बेचने वाले जो वेंडर्स हैं, वो भी एक एक्टिविटी है। ओके, कई तरह की। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की भी एक्टिविटी है, फैक्ट्री प्लांट लगा के बड़ी बड़ी बिजनेस की एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी एक्टिविटी है। अब आपको क्यों पढ़ाया जा रहा था? क्योंकि ये एक्टिविटी दो तरह की होती है मेरे दोस्त, आप सब जानते हो। ब्रीफली बता रहा हूं, फिर बुक पे आऊंगा। पहले आपको समझा रहा हूं, पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम बुक पे आएंगे, मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। दो तरह की होगी, एक इकोनॉमिक होगी, दूसरी नॉन इकोनॉमिक होगी। नॉन इकोनॉमिक तो ऐसा है जो इमोशनली किसी को सपोर्ट करने के लिए, जिसे हम कोई मॉनेटरी अर्निंग नहीं करते हैं। चैरिटी करना, ट्यूशन फ्री में किसी बच्चे को गली मोहल्ले में पढ़ाना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, फ्री सर्विसेज देना अर्थक्वेक विक्टिम्स को, या किसी को लंगर बांटने जाना, मंदिर में जाके कोई सेवा करना, गुरुद्वारे में जाके कोई सेवा करना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कुछ अर्न नहीं करते। हाँ, हम वो एक डिफरेंट टाइप की अर्निंग करते हैं। कहते हैं कि भगवान के दरवाजे पे जब जाएंगे तो जूते नहीं पड़ेंगे, मतलब वहां पे प्रभु कहेंगे ठीक है, अच्छा आदमी था, इसको अच्छी जगह पे रखो, ये बुरा था, इसको लगाओ जरा। बहुत सारी कहानियां सुन रखी होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करेंगे। बीसीके के अंदर 90% बातें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की ही करते हैं, वही करेंगे। 99% बातें इकोनॉमिक एक्टिविटी की करेंगे। मतलब एक प्रोसेस है, बेस्ड ऑन इनपुट लीड्स टू मैन्युफैक्चर टू अ गुड्स और प्रोविजन ऑफ अ सर्विस। मतलब कोई भी चीज, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं ये माउस बनाता हूं, मैं ये लैपटॉप बनाता हूं, लैपटॉप बना करके बेचता हूं, कंपाइल करता हूं, असेंबल करता हूं। क्यों करता हूं ये सब? क्योंकि कंपनी है तो प्रॉफिट आती है, प्रोफेशन है तो फी आती। घर है, अगर इंप्लॉय हूं तो जाकर के मैं अपने घर के लिए लिवलीहुड अर्न करता हूं। सिंपल सी बात है। मैं एक जॉब क्यों करता हूं? एम्प्लॉय क्यों बन जाता हूं किसी कंपनी में? या अपना पेंचर का दुकान मैं क्यों लगा लेता हूं? या मैं अपनी परचून की दुकान क्यों खोल लेता हूं? क्योंकि मुझे लिवलीहुड अर्न करनी है। वो सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं पैसे कमा के लाता हूं, क्या सारे खर्च कर देता हूं? यस और नो बताओ। क्या मैं जो पैसे कमा के लाता हूं सारे खर्च कर देता हूं? नहीं सर, कुछ तो हम सेविंग भी करते हैं। जो सेविंग करते हैं वो क्या है? वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अच्छा, एग्रीकल्चर करते हैं तो क्या फ्री के लिए करते हैं? घर का राशन इकट्ठा करने के लिए? नहीं जी, हम उसमें से गेहूं उपजाते हैं, वीट हो, सुगर केन हो, बेचते हैं ना, पैसे आते हैं ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, पोर्टल बनाते हैं। जितनी एक्टिविटी कर रहा हूं मैं अभी, जितना नाम ले रहा हूं आपको टीचिंग कर रहा हूं, क्या ये फ्री की चैरिटी की एक्टिविटी है? बिल्कुल नहीं है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इंस्टीट्यूट सेंटर्स चल रहे हैं, कैसी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आईसीआई कर रहा है, वो क्या कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। बिल्कुल वो कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहा है। हर चीज के पैसे लेता है आपसे, टेस्ट लेता है, टेस्ट देता है, उसके भी पैसे लेता है। हर चीज का एक इकोनॉमिक मॉडल बना हुआ है। हाँ, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, बट जो एक्टिविटी वो कर रहा है वो तो इकोनॉमिक है। मॉड्यूल देते हैं, मॉड्यूल के पैसे चार्ज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, करते हैं। ये है दो टाइप की एक्टिविटी, एक को कहा इकोनॉमिक, दूसरे को कहा नॉन इकोनॉमिक। सिंपल है, एक बार जरा मेरे साथ पढ़ोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ प्रोसेस। मैंने क्यों कहा ये प्रोसेस है? मतलब यहां पे कुछ करते हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज होंगी। सपोज मैं बैंकर हूं, मैं बैंक हूं, आप पैसा निकालने आते हो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ओके, तो आप बैंक में आते हो पैसा निकालने के लिए, विड्रॉल करने के लिए। तो क्या होता है, एक काउंटर पे जाते हो, ध्यान से सुनते जाना, एक आंटी बैठी होती है, उनको आप अपना चेक देते हो, राइट? आंटी पैसा निकालना, मान लो बैंक से पैसे निकाल रहे हो, एटीएम से नहीं। तो यहां पे वो क्या करती है, वो आपका खाता बही वगैरह देखती है और आपको एक टोकन पकड़ा देती है। टोकन लेकर के आप जाके किसी काउंटर पे वेट करते हो।
इस काउंटर के बाद फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट आती है, आपका नंबर आता है, जैसा सिस्टम है डिस्प्ले पे आता है 140 नंबर, 420 जैसा भी आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो तुम जाते हो फिर इस काउंटर पे, ये बाबू बैठा होता है यहाँ पे या कोई दीदी बैठी होती है, वो तुम्हें तुम्हारे 20,000 रुपए निकाल के फटाफट काउंट करके तुम्हें वापस दे देती है, तुम ये लेकर के अपने घर चले आते हो। तो कैसे हुआ, एक सिस्टम से हुआ, एक प्रोसेस से हुआ, हर चीज कंप्यूटर के अंदर एंटर भी की गई कि नहीं। ऐसे तो नहीं होता ना तुम्हें पैसे दे दिए उसकी एंट्री नहीं करी, तुम्हारा अकाउंट में 1,00,000 रुपए थे तो आज भी 1,00,000 रह गए, 20,000 माइनस नहीं हुए, ऐसा तो नहीं होगा। तो एक प्रोसेस है, वो कैसा प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस कैसा होता है, प्रोसेस की क्या डेफिनेशन है, एक इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर क्या करता है, सोचो जरा, 12th क्लास से नीचे सारे क्लास में कंप्यूटर पढ़ के आए हो, बताओ कंप्यूटर क्या है, सोच के बोलना जरा। कंप्यूटर क्या है, कुछ नहीं है, एक प्रोसेसिंग मशीन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, जो एक कोई भी इनपुट कुछ भी एंटर करो, लिखो हाय, तो हाय को भेज देगा किसी के पास, वो लिखेगा बाय, तो वो बाय तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारा मोबाइल क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, जहां तुम व्हाट्सएप पे जाके लिखते हो हाय, तो तुम्हारा फ्रेंड या तुम्हारी गर्लफ्रेंड उधर से जवाब देती है बाय, सी यू टुमारो, अभी बात नहीं करेंगे, रात ज्यादा हो गई है, नहीं मतलब ऐसा कुछ आता है, आता होगा, सही बात है। प्रोसेस है, इनपुट लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट दिया, इनपुट लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट दिया, यही काम है कंप्यूटर का। इनपुट किससे लिया, तुमसे, आउटपुट किसको दिया, किसी और को, किसी से लेके सामान किसी और को देने का। और प्रोसेस बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे। तो इनपुट लेके, जैसे तुम फैक्ट्री में जाते हो तो क्या होता है, रॉ मटेरियल लेके आते हो, लेबर, रॉ मटेरियल, पैसा सब लगाते हो, इनपुट है। उसके बाद तुम JBL स्पीकर बनाते हो, किसको देते हो, कस्टमर को, आउटपुट है। क्या लेते हो उसके बदले में, पैसा, पैसे का क्या करते हो, फिर आगे कुछ करते हो। ये है जी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये प्रोसेस है, बेस्ड ऑन इनपुट लीड्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। कुछ भी जो तुम बनाना चाहते हो, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, इनपुट लेकर के और तुम वो बना करके वेयर हाउस भेजते हो, फिर सेलिंग होती है, राइट। बिजनेस ऐसे काम करता है। एक डायग्राम से दिखाता हूं कि कोई भी बिजनेस कैसे काम करता है। सोचा कभी बिजनेस कैसे शुरू होता है, ये सारी बातें मॉड्यूल में मिलेंगी हमें। बिजनेस कैसे शुरू होता है, कोई सोचा किसी ने, सोच के बोलो, ध्यान देके जवाब देना, बिल्कुल सोच के जवाब देना। बिजनेस की डेफिनेशन आप बता चुके हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो सोसाइटी की नीड को सेटिस्फाई करता है। बट बिजनेस कैसे होता है, ध्यान से सुनना, एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बिजनेस कैसे होता है। बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक बिजनेसमैन का होना, एंटरप्रेन्योर का होना, एक बंदे का होना जो बिजनेस को स्टार्ट करे, एक प्रोमोटर का होना। सही है या नहीं, प्रोमोटर का होना, एक प्रोप्राइटर का होना, पार्टनर्स है तो पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स का होना। सही है या नहीं, यस सर। अच्छा, बिजनेस कहां से शुरू होगा, बिजनेस के लिए एक आइडिया होता है, ध्यान से सुनना, पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। एक आइडिया का होना, ये यहां से लेके फाइनल तक काम आएगा, ठीक है। आइडिया, बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम आइडिया। एन आइडिया, मेरे पास आइडिया आया यार, पूरे इंडिया के अंदर अभी कोरोना फैला हुआ है, राइट। इस टाइम में अपन क्या कर सकते हैं, इस टाइम में अपन सारा टीचिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। सुनो जरा ध्यान से। तो फिर आइडिया को तुम्हें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये तो सपना है, ख्याल है, अगर तुमने सोचा और तुम सोते रह गए, नहीं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते, सपने वो नहीं जो सोते हुए में आते हैं, राइट। तो आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है बिजनेसमैन, कैसे, इसके बाद वो करता है मार्केट रिसर्च। ध्यान से सुनना, क्या होता है मार्केट रिसर्च, जो मैंने सोचा कि इस टाइप से मैं कुछ करूं तो इससे प्रॉफिट होगा, मेरी कंपनी बनेगी, बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, कल को इस तरह से पढ़ूं तो बस ये बनूंगा, सिर्फ सोचने से हुआ, कुछ करना पड़ेगा। तो वो बिजनेसमैन क्या करता है, रिसर्च करता है, पता करता है कि जो मैंने सोचा क्या ये रियली मार्केट में फिट बैठेगा। उसके लिए मार्केट रिसर्च की एक टेक्निक होती है, उसका इस्तेमाल करता है, पता करता है, मार्केट में डेटा कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है, समझने की कोशिश करता है, टाइम लगाता है, एजेंसियां हायर करता है, पैसे देता है उनको इस काम के लिए। वो उसके आइडिया के हिसाब से इनपुट ला के देते हैं, सर जी आपका आइडिया एकदम परफेक्ट है। अगर उसको लगा कि उसका आइडिया ठीक है, ये चल निकलेगी बात, तो वो क्या करता है, उसके हिसाब से प्लांट एंड फैसिलिटी तैयार करता है। मतलब उस आइडिया को रियलिटी में कैसे बदलेंगे, इंजीनियरिंग करता है, उसके लिए मशीनें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, प्लांट चाहिए होगा, रिसोर्सेज चाहिए होगा, बेसिक नीड चाहिए होगी, करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, R&D करेगा।
सिंपल सी बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि मुझे अगर ये JBL का स्पीकर बनाना है या मुझे ऑनलाइन क्लासेस देनी है तो मुझे कैसे देनी पड़ेगी? तो भाई मेरे पास तो स्टूडियो होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें दे रहा हूं, स्टूडियो होना चाहिए। अच्छा, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होगी, सॉफ्टवेयर होने चाहिए, कंप्यूटर्स लगे होने चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए। ओके सर, ये तो सारा इंजीनियरिंग हो गया। ओके सर, उसके बाद कैसेट बच्चे तक कैसे पहुंचाएंगे? तो सर इसके लिए यूट्यूब तो फ्री मीडियम है, हमारे पास कोई एप्लीकेशन होना चाहिए, अपना ऐप होना चाहिए, या कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें मैं लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकूं, बच्चों से 1-to-1 बात कर सकूं। देखो ना, अभी मैं लाइव क्लास लेता हूं ना, या SSN की लाइव 1-to-1, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूं 1 वे, वहां बच्चे सामने से बात कर रहे होते मेरे से, फेस टू फेस नहीं, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसी स्टूडियो से जैसे तुमसे बात कर रहा हूं, उनसे बात करता हूं, वो वहां से क्वेरी भेजते हैं, चैट भेजते हैं, मैं सब जवाब देता हूं, सामने से वो दिखते भी है मेरे को, अलग अलग सेंटर के बच्चे, और उनसे बात करते हैं, अपन पढ़ाते हैं। तो हमने R&D किया। अच्छा जी, ये पूरा मैकेनिज्म होगा। मेरे प्लांट फैसिलिटी ने उसको सपोर्ट किया, दोनों ने मिलकर सबसे पहले क्या किया? पायलट प्रोडक्शन किया। अब आपको सोचना होगा, ये सर पायलट प्रोडक्शन क्या होता है? सैंपल प्रोडक्शन। ऐसा नहीं होता कि हमें एक आइडिया आया और हमने बना के मार्केट में माल डाल दिया, ऐसा कभी नहीं होता दोस्त, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ऐसा कभी नहीं होता। कंपनी जब बिजनेस शुरू होता है तो अपने आइडिया को सबसे पहले मार्केट में मार्केट रिसर्च करके वैलिडेट करता है, फिर उसके हिसाब से प्लांट मशीनरी तैयार करता है, फिर R&D करता है, काफी रिसर्च करने के बाद कि प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, ये कैसे डिलीवर होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे दूर करेंगे, कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे, करने के बाद वो सैंपल जिसे लाइव क्लास देनी है, तो मैं 2 4 5 10 ऐसे ही लाइव क्लासेस फ्री में लूंगा, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाऊंगा, रिहर्सल करूंगा, उसको दुनिया को दिखाऊंगा, देखो ये तुम्हें फिट बैठ रहा है क्या, क्वेरी ठीक आ रही है क्या, रियल टाइम में अपन बात कर पा रहे हैं क्या? बच्चा कहेगा हाँ सर, बिल्कुल कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रही है सर, टकाटक, एकदम कोई दिक्कत नहीं है सर आप। तो फिर मैं क्या करूंगा? उसकी मार्केट टेस्टिंग करूंगा, जिसे मैं कहूंगा पायलट टेस्टिंग, मतलब उस प्रोडक्ट को मार्केट को टेस्ट कराऊंगा। एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैगी आई ना इंडिया में, कब आई मैगी पता है तुम्हें? मैगी नूडल्स जो खाते हो, घर घर मैगी, कुछ हो या ना हो मैगी जरूर हो। इस लॉकडाउन में मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, मैं भी बहुत ट्राई मारता हूं यार, मैं भी मैगी जनरेशन का बंदा हूं, तुम भी मैगी जनरेशन के। ध्यान से सुनो, क्या हुआ? मैगी इंडिया में आई, नेस्ले का प्रोडक्ट है, 1980 में। जब आप इंटर में आओगे डिटेल बड़ा वाला केस पढ़ाऊंगा मैगी का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, बहुत बड़ा केस, खुद बनाया है। तो इंडिया में आई 1980 में, लॉन्च हुई 82 में। लोग पूछते हैं सर 80 से 82 में क्या खेल रही थी? कबड्डी, क्रिकेट, क्या खेल रही थी इंडिया में? ये कुछ नहीं कर रही थी। वो स्कूल तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को 1980 से 82 के बीच में मैगी टेस्ट करा रही थी, फ्री में बांट रही थी, पायलट टेस्टिंग कर रही थी। लोगों को लगा मैगी तो बड़े कमाल की चीज है यार, ये तो खानी चाहिए, राइट? धीरे धीरे पहले टेस्ट कराया, मार्केट में उसका डिमांड क्रिएट किया, और फिर प्रोडक्ट को बना के लॉन्च किया। उसे हम कहेंगे पायलट टेस्टिंग, मार्केट टेस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट का। एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूं, फिर बात और जमेगी। आज मिसेस शर्मा लेंगी विम डबल पावर चैलेंज। एक शर्त है, इसके बाद ऑटोग्राफ। शो बस ये चिकनाई चली जाए। ये नहीं, मैं विम डबल पावर जेल सिर्फ एक बूंद इसके की चिकनाई पे मेरी बेटे बाएं हाथ से धोना होगा। ये चीटिंग है। क्या आप कभी सचिन से बोलेंगे कि वो बाएं हाथ से खेले, लेफ्ट से? मैं तो देखा, विम डबल पावर जेल के हर बूंद में है असली नींबू की शक्ति। चिकनाई हटाना बाएं हाथ का खेल, ऑटोग्राफ। बाएं हाथ से। समझ में आई बात थोड़ी सी? ये दो एडवर्टीजमेंट से आपको ये बात समझ में आ गई। ये बेस्ट तरीके होते हैं। एडवर्टीजमेंट हमारी लाइफ के सबसे बेहतरीन चीजें होती हैं जो हमें बताती हैं कि एक्चुअली कोई चीज रियल लाइफ में कैसे होती है। तो ऐसे विजुअल्स तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल इंप्रेशन छोड़ जाएंगे और तुम्हें सारी बात रिमाइंड कराएंगे, MCQ करते हुए तुम्हें बहुत याद दिलाएंगे।
तो क्या क्या किया अब तक हमने कहा बिजनेस स्टार्ट करना एक आइडिया का होना जरूरी है, वो बिजनेसमैन का होगा, उसका मार्केट रिसर्च करेंगे, वैलिडेट करेंगे, प्लांट फैसिलिटी तैयार करेंगे, फिर R&D करेंगे, फिर एक कुछ बनाएंगे, बनाने के बाद मार्केट में जाके राम कपूर की तरह विम जेल हो, या ये हनी बेचने वाली कंपनी हनी टेस्ट कराती है, बियर से अच्छा हनी के बारे में कोई नहीं बता सकता, टेस्ट कराया, कराने के बाद अब हमने कहा बिल्कुल हमारा प्रोडक्ट ढिंचाक है, लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी है, अब ये प्रोडक्ट अपन लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में, अब हम जाएंगे मास प्रोडक्शन की तरफ, अब हम करने वाले हैं क्या, प्रोक्योरमेंट। क्या होता है प्रोक्योरमेंट, ध्यान से सुनना, क्या होता है, रॉ मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, सब कुछ चाहिए ना। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था, अभी तक सिर्फ अपने आइडिया के हिसाब से प्रोडक्ट बना के टेस्टिंग करी थी। कोई भी बिजनेस ऐसे ही शुरू होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा इन्वेस्टमेंट यूं ही नहीं लगा देते, पहले चीज को वैलिडेट करते, चेक करते कि ये काम सक्सेसफुल होगा या नहीं। कई बार ऐसे फैमिलीज में बच्चे जहां की लोगों को पुराना बिजनेस का अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, बच्चा चलता है बोला अबे नौकरी कर ले ना होगा तेरे से, खानदान में किसी ने नहीं किया, बोलते कि नहीं बोलते, बताओ सच सच बोलते ना। और बिजनेसमैन फैमिली में कोई किसी को नहीं रोकता, क्यों, क्योंकि उसके बाप दादा सबने कर रखा है, तो डरते नहीं, करने को बिजनेस कोई भी कर सकता है, लेकिन टेस्टिंग, इस प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। नया आदमी जाता है और सीधे पैसे लगा के सोचता है बस हम बैठ गए गल्ले पे जी, आ गए जी, दुकान खोल दी, फैक्ट्री खोल दी, नहीं, पहले बहुत कुछ लर्निंग होनी पड़ती है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा, कभी भी बिजनेस करना हो तो पहले इंडस्ट्री में जाओ, कंपनियों में जाओ, 2 4 5 साल लगाओ, काम करो। अगर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है तो, और जिसका बैकग्राउंड है तो बचपन से देख रहा है कैसे खेलते हैं बिजनेस में, तो उसको टेंशन नहीं है, ठीक है। अपन नॉन बिजनेस फैमिली से आते थे, तो अपन IIM से लेकर के अलग अलग जगह जाके सीखे, फिर आके अपन पब्लिशिंग कंपनी और अपने एजुकेशन की ये कंपनियां शुरू करी, और तब जाके समझ में आई दुनिया, क्योंकि हमारा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाला पिलर तैयार करना है, और उसके बाद शुरू करनी है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है मैं रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज सब इकट्ठा करूंगा ना, क्योंकि मुझे बनाना है क्या, विम जेल, मुझे क्या बनाना, हनी, मुझे क्या बनाना, मैगी, जो भी बनाने हैं मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज, उसके लिए प्रोक्योरमेंट करूंगा। रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज, फिर क्या करेंगे, प्लांट में भेजेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होके क्या आने वाला है, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज आने वाले हैं, या WIP या स्क्रैप, जो भी होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। हमने फिनिश गुड्स बनाया, हमने JBL का स्पीकर बना लिया, सर जी अब स्पीकर आ गया, अब क्या करूं, अब सर बेचने का टाइम आ गया, वेयर हाउस में भेज दो। तो देखो ना, लॉजिस्टिक्स वाला भाई, ऑपरेशंस वाला भाई एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही तुम माल बना करके तैयार करोगे, ले जाके उसको वेयर हाउस में स्टोर करेगा, सेफली स्टोर करेगा, रखेगा, लॉजिस्टिक्स काम करेगा यहाँ पे। अब ध्यान से सुनो, अब मार्केटिंग वालों को पता चल गया कि प्रोडक्ट बन के स्टोर में तैयार है, तो वो क्या वेट करेंगे, उनको पहले ही पता चल गया, उन्होंने बेचना शुरू किया, कस्टमर ढूंढना शुरू किया। मार्केटिंग का क्या काम है, अगेन एक फंक्शन आ गया, बिजनेस का फंक्शन क्या काम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना, ऑर्डर्स लाना, उसका काम है नए नए कस्टमर ढूंढते रहो, मॉल में ढूंढो, यहां ढूंढो, वहां ढूंढो, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देखो कौन बाय कर सकता है, और जो बाय कर सकता है उसको ऑफर करो, उससे बात करो, कम्युनिकेट करो, और फिर उसे अपना कस्टमर बनाओ। पुराने कस्टमर को रिटेन करके रखो, फिर उसको कुछ अलग बेचो, राइट। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नए कस्टमर बनाते हो, पुराने को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। कस्टमर RO एक बार जिसने खरीदा, अगर उसको हम अच्छी सर्विस देते रहेंगे तो वो अपने पड़ोसी को भी बोलेगा कैंट ही लेने का, RO बोले तो कैंट, ठंडा बोले तो कोका कोला, क्यों, कस्टमर की लॉयल्टी के लिए जरूरी होता है कि बिजनेस उसके साथ लगातार बातचीत, कम्युनिकेशन। देखो ना, तुम कोई लैपटॉप खरीदते हो कंपनी की तरफ से, गाड़ी खरीदते हो, उसका गाड़ी का आप रिपेयर कराने जाते हो, वर्कशॉप में जाते हो सर्विस कराने के लिए, पीछे से आ जाता ना फीडबैक फॉर्म लेकर के बंदा, सर फीडबैक दे दो ना, फिर फोन आता है, सर आपकी गाड़ी ठीक चल रही है, ये क्या है, यही CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। जितना अच्छा कस्टमर को आप मैनेज करोगे, कस्टमर आपको और कस्टमर देगा, और खुद भी दोबारा जब नई गाड़ी खरीदने की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारा ही वही होंडा लेगा, होंडा सिटी, वही एसेंट लेगा, वही i10 लेगा, i20 लेगा, मर्सिडीज लेगा, जगुआर लेगा, जो भी जिसका जैसा बाइंग पावर है, जिसकी जिसके साथ बनती है वैसी गाड़ी लेगा वो। तो मार्केटिंग का काम है CRM करना, ऑर्डर्स लेके आना। ऑर्डर कहां जाएंगे, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, वेयर हाउस को जाएंगे। वेयर हाउस का क्या काम होगा, माल उठाओ, राइट माल को राइट कस्टमर को राइट टाइम पे डिलीवर कर देने का भाई, राइट। कस्टमर को माल गया, कस्टमर ने ऑर्डर किया, कस्टमर को माल गया, कस्टमर भी कुछ देगा क्या हमें,
हाँ जी, बिजनेस में क्या देगा कस्टमर? कस्टमर हमें रेवेन्यू देगा, बिल्स रिसीवेबल्स देगा, रिसीट आएंगे, पैसे आएंगे। अब फाइनेंस वाले एक्टिव हो गए, माल आया, तुम्हारा काम शुरू हो गया। व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। अब वो नजर रखेगा पैसों के ऊपर, कुंडली मार के बैठेगा। इस पैसे का क्या करेगा? रेवेन्यू आया, इसी से प्रॉफिट होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा, रिटेन्ड अर्निंग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिविडेंड बांटेंगे, सब इसी से होगा, री इन्वेस्टमेंट होगी, ये सब इसी से होगी। ऐसे ही कोई भी बिजनेस सर्कल में राउंड 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 चलता रहता है। क्या बिजनेस हो गया? यस। आइडिया टू कन्वर्जन इनटू प्रॉफिट, रेवेन्यू, वेल्थ, लॉन्ग टर्म में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वर्थ, कंपनी की वर्थ बनती है। फाइनेंस का क्या काम है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना। कुछ रह गया क्या? हाँ, मान लो मैंने तुमसे आरओ खरीदा, ध्यान से सुनना, तुमसे मैंने JBL स्पीकर खरीदा, तुमसे मैंने, सर सुन लो, आपने मेरे से, बच्चों ने, आपने मेरे से क्लास खरीदी, आपने मेरे से गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव पे मेरी क्लास ली, या SSM की या BCK की या SCMPE की फाइनल में। अब क्या होगा? आपको कोई क्वेरी आएगी तो आप किसे कॉल करोगे? मुझे या मेरे ऑफिस को, कि मुझे सर से बात करके क्वेरी लेनी है। अच्छा, मैं क्वेरी नहीं दूंगा सपोर्ट तो कहोगे आगे से ना किसी को नहीं बताना कि ये टीचर को रेकमेंड नहीं करना। क्यों? क्वेरी नहीं लेता यार, फोन ही नहीं उठाते यार सर, तो एक बार हमें GD पकड़ा देते हैं गूगल ड्राइव, उसके बाद सर गायब। गलत है ना ये? कष्ट नहीं, ये इसे बिजनेस नहीं कहते। बिजनेस क्या कहता है? आपका एक बार अगर कोई कस्टमर बन गया, उसे लगातार सर्विस एंड आफ्टर सेल्स सर्विस भी देते रहो, वो भी बिजनेस का हिस्सा है, वो भी कॉस्ट उसके प्रोडक्ट के कॉस्ट में जुड़ी हुई है। तभी मैं सेशन शुरू करने से पहले अपना नंबर देता हूं और क्या बोलता हूं? क्वेरी हो तो मेरे को पूछो। क्यों? क्योंकि मेरा काम वो भी है, क्वेरी भी इसी बिजनेस का पार्ट है। आपको प्रोडक्ट एक बार पकड़ा दिया, डिलीवर कर दिया, लेक्चर, यहां बात खत्म नहीं होती। जब तक मेरी सर्विस आपको फुल्ली सेटिस्फैक्शन नहीं देती, तुम्हारे लिए कंप्लीटली वैल्यू नहीं क्रिएट करती, तब तक वर्थ नहीं क्रिएट करती, तब तक में बिजनेस की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे साथ लगे रहना और आगे भी लगे रहना। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी आफ्टर सेल्स सर्विस की, किसी ने आरओ खरीदा तो उसने कहा सर इसकी सर्विस ड्यू है, तो दूसरी कंपनी आके सर्विस तो नहीं करेगी, कैंट वाला ही जाएगा, यूरेका फोर्ब्स वाला ही जाएगा। तो बच्चे, सर्विसेज एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज कस्टमर को देना, और जब आप अच्छी सर्विस देते हो तो कस्टमर आपको क्या देता है? फीडबैक। और फीडबैक का इस्तेमाल आप कहां करोगे? फिर ऊपर वाले चेन में, यहां पे जाके R&D एंड पायलट प्रोडक्शन, यहां पे और मैन्युफैक्चरिंग करते हुए ध्यान रखेंगे कि हमारे कस्टमर ने कहा था इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कराओ, ये प्रोडक्ट और अच्छा हो जाएगा, तो हम करेंगे ना उसको इनकॉर्पोरेट। ये है पूरा बिजनेस। और एक लास्ट फंक्शन होता है बिजनेस के अंदर जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका काम होता है एम्प्लॉइज को मैनेज करना। इसका काम होता है एम्प्लॉय की पॉलिसी बनाना, एम्प्लॉइज को बहुत सारी सुविधाएं देना, उनके सैलरी तय करना, उनकी जॉब के बारे में उनको डिस्क्रिप्शन, आपने 12th क्लास BST में पढ़ रखा होगा। यह है पूरा चार्ट जिससे आप करते हो बिजनेस की कोई भी बिजनेस एक्टिविटी। समझ में आ गई बात? अब तुम्हें मॉड्यूल बहुत अच्छा समझ आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने बिजनेस का पूरा जो फ्लो है, जो प्रोसेस है, जो मैंने कहा ना, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या एक प्रोसेस है जिसमें कुछ इनपुट होता है। आइडिया इनपुट था, प्रोडक्ट बनाया, आउटपुट है क्या? बोलो यस और नो। आइडिया इनपुट था, इस इनपुट से हमने क्या बनाया? पायलट टेस्टिंग करके सैंपल प्रोडक्ट बनाए, ये आउटपुट था क्या? तो ये प्रोसेस, एक प्रोसेस। देखो बिजनेस के अंदर कितने इकोनॉमिक प्रोसेस चल रहे हैं। दूसरा, यहां से पायलट टेस्टिंग करके प्रोडक्ट का डिजाइन मुझे मिल गया, प्रोक्योरमेंट करके मैन्युफैक्चर किया, फिनिश गुड्स तैयार किया, फिर एक प्रोसेस पूरा हुआ। तो बिजनेस के अंदर ऐसे ही छोटे छोटे प्रोसेसेस चलते रहते। यही इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रैक्टिकली। अब आते हैं बच्चे बुक के ऊपर। ये डायग्राम आपको दिमाग में रहेगा, ये चार्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आइडिया टू फाइनेंस टू HR, पूरा बिजनेस का ये प्रोसेस डिजाइन आपके सामने है। इसी तरह से हम बिजनेस करते हैं और यही अभी हम अगले 2-3 पेजेज में पढ़ने वाले हैं, इसी के आसपास घूमने वाले। ठीक है, आ जाओ अपनी बुक निकालो, मॉड्यूल पे आ जाओ। कोई भी टर्म अब बीच में आएगा, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, और उसके बाद फिर करेंगे MCQ।
ठीक है, जो गैर जरूरी बातें होंगी थोड़ा सा स्किप करेंगे। कॉन्सेप्ट विजुअलाइज आपने कर लिया, बिजनेस कैसे करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप की होती है, किसे इकोनॉमिक किसे नॉन इकोनॉमिक कहते हैं, इसी टाइप के यहां से क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे यहां हेडिंग्स होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। आओ बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, दो टाइप की, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, बुक के साथ रीडिंग करेंगे। आर waking lives are all about activities. Many activities we engage in are purposeful, हाँ यूजफुल होती है। यूजुअली वी डिवाइड, इसका मतलब होगा डिकोटोमाइज, का मतलब होता है डिवाइड। पता नहीं आईसीआई को भी ना एडिटर्स जो होते हैं ना वहां पे पता नहीं अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाते हैं, इसको डिवाइड भी बोल सकते थे ना, इतना टिपिकल वर्ड यूज करने की क्या जरूरत थी, सिंप्लीफाई कर सकते थे। लेकिन क्या होता है जो एडिटर होता है उसको आदत होती है, ऑथर ने लिख के कुछ भी दिया हो थोड़ा अपना थोड़ा कीड़ा करने का, थोड़ा मुश्किल बनाने का। These activities as work and play, सही बात है। These days it is more common for adults working persons to talk about work and life, the latter implying family time, time for own hobbies, cautions, etc. and strive towards balancing the two. General बातें हैं, we work to earn living, all that we do to earn living comprises economic activity. ये काम की बात है। Rest are referred to as non-economic activity. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप आएंगे यहां पे, लव अफेक्शन ह्यूमन राइट्स की बात करना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेड टू बी ड्रिवन बाय रैशनैलिटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी रैशनैलिटी मतलब यहां पे अर्निंग का मैटर इन्वॉल्व है, इमोशनल बैलेंसिंग नहीं होगी, इमोशनल डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, बट फैक्ट पे, फिगर्स पे, डेटा पे आधारित डिसीजन लिए जाएंगे। सेल, अगर कंपनी की सेल्स अगर घट रही है तो क्यों घट रही है, उसका कोई वैलिड रीजन होगा। अगर कोई आदमी कहता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं अपनी लाइफ से, मैं थॉमसन में काम कर रहा था, आई वाज रीजन हेड फॉर थॉमसन, ईस्ट इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान, 13 स्टेट्स प्लस 3 फॉरेन टेरिटरीज। तब क्या था, मैंने एक बार कंपनी के अंदर बोला टेरिटरी की सेल इस बार बढ़ेगी, तो मेरे सीईओ ने पूछा कैसे बढ़ेगी, क्यों तुम्हें लगता है बढ़ेगी, तो मैंने उसको कहा कि मेरी गट फीलिंग कहती है, मेरी गट फीलिंग मतलब मेरे दिल की अंतरात्मा की आवाज कह रही है बढ़ेगी। मेरे सीईओ ने मुझे बहुत जोर का डांटा। क्या किया, मतलब कान के नीचे नहीं लगाया, मैं लगा देता उसको, उतनी उम्र है अपनी, ठीक है। उसने डांटा, बोला ये गट फीलिंग क्या होती है बिजनेस में, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी बातें प्रैक्टिकल होती है रियल लाइफ की। बोले ये गट फीलिंग क्या होती है, मैंने कहा सर मुझे लग रहा है टेरिटरी की सेल बढ़ी। कैसे लग रहा है तुम्हें, फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करो, रेशनली बात करो, अगर बढ़ेगी तो कैसे, डेटा दो, फैक्ट्स दो, फिगर्स दो, आंकड़े दो मेरे सामने, कहां बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। गट फीलिंग क्या होती है बिजनेस में, कुछ नहीं होता। तो यहां रेशनैलिटी इंपॉर्टेंट होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात होगी, इसीलिए आपको डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस समझाया बेसिक की शुरुआत करते हुए पहले दिन के लेक्चर में। समझ में आया? What do I get in return or what is in it for me or self interest? इसमें क्या है, इसमें मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या है। अगर मैं 5,000 करोड़ रुपए यहां लगाता हूं तो इसका रेट ऑफ रिटर्न, इसका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल क्या आने वाला है, क्या प्रॉफिट अर्न करने वाला हूं, नेट प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, टैक्स एंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होगा, पीबीआईटी क्या होगा, पता होना चाहिए कंपनी को, कंपनी जानना चाहती है। गेटिंग द पॉइंट। चलो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय इमोशनल और सेंटिमेंटल रीजंस, अल्ट्रुइज्म, सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। याद रहेगा आपको। चलो आगे चलते, ये फोटो देख देख के आप डिसाइड करते रहना कि इकोनॉमिक कौन सा, नॉन इकोनॉमिक कौन सा, खेलते रहना, ठीक है। आगे आते एक एक करके, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी की अब मैं सिर्फ बात करूंगा, नॉन इकोनॉमिक आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया। आप एनिमल राइट के लिए बात करते हो, करते रहो, ठीक है। राशन बांट रहे हो तो बांटो, अच्छी बात है। पीएम केयर फंड में पैसे देना चाहते हो, खूब दो, जरूरी है, अभी बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया को जरूरत है, राइट। डॉक्टर हो आप, ऐसे ही आला लेके घूमते हो, बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप क्लिनिक में बैठ के 50 रुपए की पर्ची या 2,000 रुपए की पर्ची काटते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज सेवरल डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन द मोटिव ऑफ अर्निंग अ लिवलीहुड।
लिवलीहुड के अलावा भी इसके बड़े सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब बात करेंगे। लेट अस बी मोर अवेयर ऑफ दीज इन द प्रोसेस वी शैल आल्सो बी एबल टू सिचुएट बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर जी मैंने तो आपको इस डायग्राम के थ्रू बता दिया कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो कैसे है? एक आइडिया से शुरू होती है और एचआर पे आके और फाइनेंस पे आके खत्म होती है। अल्टीमेटली एक आइडिया जो कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके कस्टमर को अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज देता हो और उसके बदले में कुछ अर्निंग लेके आता हो, मतलब अपने बैलेंस शीट के या अपने पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट साइड को मजबूत करता हो। प्रॉफिट साइड मतलब रेवेन्यू वाला साइड, उधर एक ही फैक्टर होता है, सेल्स। क्या होता है? सेल्स, इनकम वाला साइड, राइट? मजबूत करता हो, यही बिजनेस एक्टिविटी है। इसके लिए तमाम तरीके हो सकते हैं, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। क्या गजब बताया सर आपने, ऐसा बताया जो आज तक हमें पता ही नहीं था। जो चीज इनकम जनरेट नहीं करती हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लिवलीहुड के लिए इनकम अर्न्ड बाय रेंडरिंग पर्सनल टाइम, फिजिकल एंड साइकिक एनर्जी, मेंटल दिमागी एनर्जी, इन अदर वर्ड्स थ्रू वन स्वेट एंड इंटेलेक्ट इज कॉल्ड अर्न्ड इनकम। जहां खून पसीना लगता हो, बुद्धि लगती हो, उससे हम पैसे कमाते हो, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड द इनकम अर्न्ड बाय लेटिंग आउट वंस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी इनकम। बहुत तरह की चीजें हैं और इसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत, मतलब एक बिजनेसमैन के दिमाग की जरूरत पड़ती है। और सर आपको इस डायग्राम में मैंने वो चीज बता दी, बताई कि नहीं बताई? बिजनेस कहां से शुरू होगा? बिजनेसमैन से शुरू होगा। ये डायग्राम अगर दिमाग में फिट हो गया ना, कोई भी बिजनेस इसी सिस्टम से करते, ऐसे ही होता है, फ्लो यही है। तो ये अभी सारी बातें आगे की समझ में आएंगी। ऐसे पढ़ने का बीसी के मॉड्यूल भी करने का, साथ ही साथ पहले विजुअलाइज करने का, होता कैसे है, रियल लाइफ में कैसे होता है, फिर बात करते हैं। ठीक है। द कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम कैरेक्टराइजेशन इन एक्सचेंज ऑफ द कंपेंसेशन फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज आर वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह की इनकम अलग अलग होती है। कहीं रेंट होता है, कहीं इंटरेस्ट होता है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, बिजनेस प्रॉफिट कमाती है और सैलरीड पर्सन को सैलरी या वेजेज मिलता है। दैट्स इट। It is not necessary that all these incomes may be earned in the form of money only. Cash और kind किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल, लैंड ओनर्स में कंपनसेट। क्या होता है? गांव में लोग काम करते हैं। देखो तुम्हें एक लाइव एग्जाम्पल देता हूं। हमारे यहाँ खेतों में क्या होता है, मेरे डैडी अभी भी संभालते हैं। वो क्या होता है, बहुत सारा, जैसे हमने गेहूं काटा, कटाई हुई गेहूं की, तो गेहूं कटाई हुई तो गेहूं के बदले में पैसे नहीं दिए जाते। तुमने काट दिया 2 किले जमीन या 2 एकड़ जमीन निपटा दिया तो ये पैसे ले लो ना। उसका रेंज बनता है, मतलब अगर तुमने 10 गट्ठर काटा नॉट्स, तो एक तुम्हारा है, मतलब 9 ओनर के पास चला गया, एक चला गया उसका मेहनताना। ऐसे तो वो कैश में तो नहीं है, बट उसको गेहूं मिला, अनाज मिला, राइट? ऐसे ही पहले जमाने में जब अपन छोटे थे तो थोड़ा सा सामंती सोच है इंडिया में, तुम सब जानते हो। हम जैसे लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, हम उसके अगेंस्ट हैं बिल्कुल। तो क्या होता था कि लोग जैसे बड़े घरों में, जैसे नाई होता था या मोची होता था, उसका काम है इस घर के जितने साल भर के काम होंगे नाई मोची वाले वो करेगा आके, राइट? तो वो करता था पहले, जब मतलब बहुत एकदम छोटा था मैं, तो मैंने ये चीज देखी है अपनी आंखों से, करता था। उसके बाद उसका क्या, उसकी मेहनत आना क्या, उसको पैसे नहीं दिए जाते थे। साल में जैसे गेहूं हुई, धान की फसल, पैडी हुई या गन्ना हुआ, तो उसमें उसका हिस्सा होता था कि भाई ये नाई का हिस्सा है, ये मोची का हिस्सा है, ये सर हमारा फला का हिस्सा है, ये पंडित जी का हिस्सा है, सबके हिस्से। उसमें से ये अनाज उसके लिए निकाल दो, उसके घर उसके अनाज भिजवा दिए जाते थे काइंड में। वो उसका, लेकिन वो कैसा है, इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है? आप बोलोगे सर ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, नाई मोची जो काम कर रहा है, पंडित जी जो आके मंत्र पढ़ रहे हैं, राइट? तो जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना, मैं भी आके पढ़ दूंगा, पंडित जी हूं मैं भी, ठीक है? तो ये लेकिन क्या है, वो कैश में नहीं था। अभी पंडित जी आते, लाओ 1000, 1 रुपए, 10 रुपए चढ़ाइए, चढ़ाते हो ना, तो पंडित जी वहां कुछ भी नॉन इकोनॉमिक नहीं कर रहे, इमोशनल कुछ भी नहीं हो रहे, पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चढ़ा रहे हो तो ठीक है। अब मंदिरों में जाके जो तुम कर रहे हो वो है या नहीं, आगे बात करेंगे, सोचना। द नोमैडिक pastors who bought their herds to graze the subs left of the harvest were often
पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, वही बात मैंने कह दी. हाउ मच ईच फैक्टर विल अर्न, द फैक्टर्स आर अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन. इन अदर वर्ड्स, इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. कैसा उसका कंट्रीब्यूशन है, कितना उसकी अर्निंग होगी, डिपेंड करेगा. उसका रोल कैसा है, उसका इफेक्ट कितना है. अगर कोई 50,000 रुपए का एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है तो तैयार करने वाले की इनकम ज्यादा होगी, और कोई 5,000 का कर रहा है, रेवेन्यू के शेयर में, टर्नओवर के शेयर में उसका शेयर होगा. सिंपल सी बात है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव. ऑब्वियसली मैं फार्मिंग करता हूं, प्रोडक्टिव है. मैं माल बनाता हूं, जूते बनाता हूं फैक्ट्री में, प्रोडक्टिव है. तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन प्रोडक्टिव हो गया. मैं बच्चे पढ़ाता हूं, बच्चे पढ़ने के बाद पास करते हैं, प्रोडक्टिव है. पढ़ने के बाद सिलेबस कंप्लीट होता है, ऐसा तो नहीं होता पढ़ाए जा रहे हैं और सिलेबस खिसक ही नहीं रहा, पहले पेज में ही फंसे हुए अपन. नॉन प्रोडक्टिव नहीं हो सकता. इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्टिव होती है. मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, बट यूजिंग ingenuity man can transform matter variously to produce goods and services for the satisfaction of various needs. कई needs की requirement. बिजनेस क्या करता है? JBL का स्पीकर बनाता है, लैपटॉप बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है. कोई क्या करता है? अनाज लेता है, व्हीट लेता है और उससे क्या बनाता है? शक्ति भोग आटा. तो क्या होता है? लोगों की नीड को सेटिस्फाई करता है. बिजनेस की डेफिनेशन में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? यही पढ़ाया कि बिजनेस की नीड को सेटिस्फाई करता है बिजनेस. सॉरी, कस्टमर की नीड्स को, सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करता है बिजनेस. फार्मिंग इज प्रोडक्टिव टू. प्रैक्टिस ऑफ द क्राफ्ट, पॉटरी, टेक्सटाइल इज एन इंस्टेंट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव एक्टिविटी. Generation of electricity, manufacturing of automobile, writing of software programs are all instances of productive activity. मैं एक प्रोग्रामर हूं, प्रोग्राम लिखता हूं, एक एप्लीकेशन बनाता हूं, दुनिया यूज करती है. व्हाट्सएप नाम है उसका, फेसबुक नाम है उसका. मार्क जुकरबर्ग हूं, मैंने फेसबुक बना दिया. जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे लात मारा तो मुझे आइडिया आया एक बिजनेस का. ध्यान से सुनना, जुकरबर्ग ने कैसे बनाया. ये 2005 की बात है. उसका, वो हार्वर्ड में पढ़ रहा था, उसका हो जाता है ब्रेकअप. ब्रेकअप सॉन्ग आजकल बड़े फेमस है ना. ब्रेकअप हो जाता है तो उसको याद आता है, यार बहुत जूते पड़े, इज्जत ही नहीं रही अपनी, तो क्या करें, कुछ अच्छा करते हैं. आइडिया आया उसको, उसने बनाया फेस मैश. फिर उसका नाम आगे चल के रखा द फेसबुक, लेकिन दुनिया ने उसको यूज किया फेसबुक के नाम से. अब वो फेसबुक के नाम से जाना जाता है, मार्क जुकरबर्ग. सोशल मीडिया एक मूवी है, कभी मौका मिले तो देखना, तुम्हें बहुत समझ में आएगी. टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, अकाउंटेंसी, ऑल आर प्रोडक्टिव एक्टिविटी. सब प्रोडक्टिव एक्टिविटी है. चाहे वो कोई फेसबुक बनाना हो, ट्विटर बनाना हो, टेलीग्राम बनाना हो, जितनी भी थी, ये भी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है. प्रोडक्शन में बी डन आइदर बाय सबसिस्टेंस और सेल्फ कंजम्पशन फॉर मार्केट. खुद के लिए भी, सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी प्रोडक्शन की जा सकती है. प्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स द सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी. देखो, दो तरह की इकोनॉमी के दो सिस्टम होते हैं, सप्लायर ड्रिवन, कस्टमर ड्रिवन. सप्लायर ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन. कस्टमर ड्रिवन मींस डिमांड ड्रिवन. क्या मतलब सप्लायर ड्रिवन? मैंने बहुत सारा माल बनाया और बनाने के बाद बाजार में जाके दे दिया. पुराने जमाने की जो अर्थव्यवस्थाएं थी, पहले इकोनॉमी थी, जो स्टीव स्मिथ जिसकी बात करता है, जिसकी बात माल्थस करता है, जिसकी बात टेलर करता है, जिसकी बात फोर्ड करता है, वो सारी बातें जो बीएसटी में पढ़ के आए हो, वो सप्लायर ड्रिवन इकोनॉमी थी उस जमाने में. आज की इकोनॉमी सप्लायर ड्रिवन नहीं है, आज की इकोनॉमी कस्टमर ड्रिवन है. कस्टमर को जो पसंद वो बात कहेंगे, तो दिन को रात कहे तो रात कहेंगे. गेटिंग द पॉइंट? तो कस्टमर के हिसाब से. लेकिन जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो सप्लायर ड्रिवन इकोनॉमी का एक सूचक होता है. लेकिन मॉडर्न टाइम्स में प्रोडक्शन भी कस्टमर की नीड को देख के किया जाता है, क्योंकि कस्टमर अभी बिजनेस का गॉड है. ओके, हियर इट्स स्कोप इज ब्रॉडर, नॉट ओनली टू induce the place where it takes place, but also the entire range of activities and occupations devoted to delivering the production of the market, transport, warehousing, intermediaries, wholesaler, retailer, etc. सारी बातें इसमें शामिल होंगी. Even consumption is an economic activity. जरूरी नहीं कि हमने कुछ बना दिया, हमने कुछ खर्चा कर दिया, हमने कुछ इनकम कर लिया, हमने कंज्यूम किया. मेरे को जरूरत थी किसी लैपटॉप की, मेरी यूटिलिटी के हिसाब से कंजम्पशन. मुझे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, फिल्में देखनी है, नेटफ्लिक्स देखनी है, मूवी देखनी है, लेक्चर देखने हैं, मोबाइल चाहिए. ये सब क्या है? मेरी नीड है, मेरी यूटिलिटी है, मेरी रिक्वायरमेंट है. उसके हिसाब से मैं उसको जाके पाना चाहता हूं, कंज्यूम करूंगा इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज को.
तो वो क्या है, मेरी कस्टमर ड्रिवन बात हो रही है, डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी है, वो भी तो पैसे देके ही होगा, उसी से तो बिजनेस का सप्लाई डिमांड सप्लाई का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, सप्लाई एंड डिमांड का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा। तो कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच द पीपल विल स्पेंड देयर इनकम। तो सिर्फ इनकम नहीं, स्पेंडिंग एवं सेविंग भी, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पैसे का बचाना, पैसा बचाते हैं फिर असेट बनाते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, राइट। तो सेविंग भी, वेल्थ एक्यूमुलेट करना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चैरिटी तो नहीं कर रहे ना, कुछ आगे जाके उससे कुछ बनेगा, कुछ तो होने वाला है, कभी तो वो खर्चा होएगा, कभी तो वो यूज होएगा, कभी तो उस पर इंटरेस्ट आ रहा होगा। एफडी कर दिया हमने, इंटरेस्ट आ रहा है, 5 साल बाद वो भुनाएंगे, मोटा आएगा इंटरेस्ट, बैंक देगी, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू डिमांड, ऑब्वियसली कंजम्पशन है तो ही प्रोडक्शन है, तो ही मैन्युफैक्चरिंग है। Different products compete for buyers' attention and spending. In fact, every unit of demand is like a vote in favor of product and signal to its producer. Simple सी बात है। Saving and investment are wealth. And wealth. Saving, investment and wealth. Unspent income. अब एक फॉर्मूला देता हूं, यहां से फाइनल तक याद रखना। पैसे का ना जाना तो आना ही होता है। क्या बोला मैंने? पैसे का ना जाना तो आना ही होता है। मनी नॉट स्पेंट इज मनी सेव्ड एंड मनी सेविंग इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो कहीं अगर तुमने 12,000 की चीज को अपने ज्ञान से 10,000 में खरीदा, बार्गेनिंग पावर से 2,000 जो तुमने मार्जिन बचाया, जो कंपनी के पास तुमने बचाया, तो पैसे का ना जाना तो तुम्हारे 2,000 बचे तो आना ही होता है। इकोनॉमिक फॉर्म में तुम्हारी सेविंग हुई, वो सेविंग तुम फर्दर कहीं इन्वेस्ट करोगे, किसी और काम में उसको यूटिलाइज करोगे। तो अनस्पेंट मनी इनकम कंप्राइजेस सेविंग। क्या बोला? पैसे का ना जाना तो मनी नॉट स्पेंट मीन मनी अर्न्ड, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। जरूरी थोड़ी कुछ लोग खर्चीले होते हैं, भाई उड़ाते रहते पैसे, एक्स्ट्रा वेगेंजा करते, तो अच्छा थोड़ी मानते हैं उनको। क्या बोलते हैं उनको? अरे यार पैसे हमें क्यों फोकट में उड़ाई जान दे, नहीं कंट्रोल कर यार। 3 बार लगा वेलकम की तरह, कंट्रोल 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 मजनू भाई पे, ठीक है, ऐसे बोलेगा। तो द फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, डीलर्स इन स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड एटसेट्रा आर द चैनल्स थ्रू व्हिच द सेविंग्स आर कन्वर्टेड इन इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। ठीक है, अब तुम सेविंग करते हो तो बैंक का कारोबार चलता है, म्यूचुअल फंड चलता है, इंश्योरेंस कंपनी चलती है, नेशनल इंश्योरेंस चलता है, LIC चलता है, राइट। इतने बिजनेसेस के लिए तो तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी के सोर्स हो भैया। तो वो बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी तुम्हारी इनकम पे, तुम्हारी स्पेंडिंग पे, तुम्हारी सेविंग पे, तीनों पे चलती है। समझ में आ गई बात? तो क्या बोलूं, दिले दीदार अगर है तो नजर में इश्क पैदा कर। अगर किसी चीज को समझना चाहते हो, भगवान को भी देखना चाहते हो, तो मोहब्बत होनी चाहिए। तो BCK का BQ डेवलप करना चाहते हो, इस कॉन्सेप्ट से, इस चीजों के साथ, रियल लाइफ की चीजों के साथ आप अटैचमेंट लेके आओ। बिजनेस में कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये कैसी एक्टिविटी है, वो कैसी एक्टिविटी है, मतलब उसको जज करो, राइट। और आगे, दिल में इश्क को दे जगह ऐ मेरे दोस्त, इल्म से शायरी नहीं आती। स्किल कितना भी हो मेरे पास, मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो क्या मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बन जाऊंगा? क्या मैं बायरन बन जाऊंगा? क्या मैं शली बन जाऊंगा? क्या मैं कीट्स बन जाऊंगा? कोई बहुत बड़ा इंग्लिश का पोएट बन जाऊंगा? ना, उसके लिए इमोशंस होने चाहिए। वैसे तो BCK सीखना है तो BCK के लिए इमोशंस होने चाहिए। मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है, फेसबुक पे देखो जो मर्जी आकर शायरी पे ले जा रहा है, सब शायर बन जाएंगे, सब पोएट बन जाएंगे? नहीं रे, इमोशंस होने चाहिए, तब जाके आप रामधारी सिंह दिनकर बनोगे, मैथिली शरण गुप्त बनोगे, या इवन आज का जो केवी है अपना, क्या नाम है, कुमार विश्वास, बहुत अच्छा दोस्त है अपना, वो भी बनना है अगर, तो आपको वो कवि वाला इमोशन लाना होगा। ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। तो इसी तरह से सब्जेक्ट को समझने के लिए जमाई लंबी नहीं लेनी है, अच्छे से समझना है, रियल लाइफ सिचुएशंस को इमेजिन करना है। ये बात आसान लगेगी, कोई भी MCQ इसी से निकलेगा, यूं टिक मारोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है अपने। आ जाओ, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब पहले दिन तुम्हें पढ़ाया था, जब बिजनेस की डेफिनेशन थी नहीं कहीं बुक के अंदर, पढ़ाने को नहीं थी, वहां मॉड्यूल में शुरुआत में नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ाया। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पहुंचना यही था।
अल्टीमेटली गोल यही है इसका भी। और जब हम इंटर में EISSM पढ़ेंगे, गोल यही है। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो सोसाइटी की नीड को सेटिस्फाई करता है। नहीं, प्रोडक्शन भी बिजनेस है, कॉमर्स भी बिजनेस है, ट्रेड भी बिजनेस है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी बिजनेस है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन अर्न करते हो और साथ ही साथ वेल्थ मैक्सिमाइज करते हो, कंपनी के असेट्स बढ़ाते हो, नेटवर्क, कंपनी की वैल्यू बाजार में। फला कंपनी बिकी कितने की? 500 करोड़ की। अच्छा, जियो ने कितना पैसा लगाया? अभी 2 दिन पहले की न्यूज है ना, जियो ने कितना, जियो में फेसबुक ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 10% स्टेक लिया जियो का। मतलब जियो की कोई वैल्यू तो होगी, कोई वर्थ तो होगा, उसके कुछ वेल्थ की डेफिनेशन तो होगी, कितना संपत्ति है इसके पास। तो सर 50,000 करोड़ की है तो 10% कितने हुए? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ रुपए लगाए फॉर एग्जाम्पल, तो वर्थ को बढ़ाता है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस। आगे देखते हैं जरा कैसे। We have seen that market-oriented production better than production for self-consumption represents supply side of economics. Supply and demand side of economics हमने देखा ऊपर। सप्लाई भी देखा, डिमांड भी देखा, कंजम्पशन भी देखा, सेविंग भी देखा, सब देखा। It is common to refer to shift from subsistence-driven production towards market-driven production. मतलब सप्लायर ड्रिवन मास प्रोडक्शन करते जाओ से धीरे धीरे हम कस्टमर ड्रिवन हो रहे हैं। एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑन अ कमर्शियल स्केल, वी हैव आल्सो सीन दैट फॉर द प्रोडक्शन टू अकर अ कमर्शियल स्केल or at a commercial scale, a wide array of interconnected activities need to put in place for linking production. प्रोडक्शन ड्रिवन एक्टिविटी करने के लिए हमारे पास बहुत सारी सेट ऑफ एक्टिविटी है जो हमें करनी होती है। ये देखो, ये सारी एक्टिविटी करनी होती है, आइडिया, मार्केट रिसर्च, प्लांट, R&D, पायलट टेस्टिंग, पायलट प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, एंड देन प्रोक्योरमेंट, तब मैन्युफैक्चरिंग होती है, तब प्रोडक्शन होता है। ऐसे तो हो नहीं जाता। बहुत अच्छे। विथ कंजम्पशन डिमांड साइड, और फिर उसके बाद डिमांड साइड में हम आते हैं। मतलब देखो, इसी में दूसरा साइड भी है। मैन्युफैक्चर किया, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन ने कस्टमर को माल पहुंचा दिया। भाई एक कस्टमर है, अब ये कस्टमर माल लेगा और पैसे देगा। देखो ऊपर था सप्लायर साइड, नीचे है डिमांड साइड, है क्या? सारा इसी डायग्राम में है, इसीलिए शुरू किया था, यहीं से शुरू, यहीं को खत्म। ठीक है। With this background, we can now attempt a 3-tier definition of business from a broader perspective. Business may be defined as economic activity comprising the entire spectrum of activities जो मैंने चार्ट में बताया, pertaining to production, distribution, trading, exchange of goods and services। बच्चे मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ठीक है, पूरा डायग्राम छाप दिया इसके लिए। As such, it refers to aggregate of all the business, industry, construction, सारी चीजें डिस्कस की है। इट कैन बी स्मॉल, लार्ज, एटसेट्रा, राइट। एग्रीकल्चर डज नॉट कंप्राइज इंडस्ट्री एंड हेंस बिजनेस, हाउएवर द मैन्युफैक्चरर्स वेयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड whose key material ingredient is agricultural produce to comprise an industry. फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर को हम बिजनेस नहीं बोलते, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, आउटपुट, मैंने व्हीट पैदा किया, वो आउटपुट किसी मैन्युफैक्चरर ने उठाया, उससे आटा बना के, शक्ति भोग आटा बना के वो बेचेगा, एग्री बिजनेस। नेस्ले क्या करता है? सोच के देखो, नेस्ले क्या करता है? दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी है नेस्ले। नेस्ले क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी है। याद रहेगा, आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको चैप्टर 3 में डिटेल में। मैगी क्या है? एक फूड प्रोडक्ट है। कैसे बना है? बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो एग्रीकल्चर से जो आउटपुट था उसको इनपुट बनाया और उससे फिर माल बनाया और उसको फिर तुम्हें बेच दिया, उसका नाम मैगी है। ये जितने तुम आइसक्रीम खाते हो, ये सब क्या है? सॉस खाते हो, पिकल्स खाते हो, क्या है? सबकी इंडस्ट्री है, सब बिजनेसेस हैं। बट एग्रीकल्चर के बाद वाले अब देखो ना, इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में वो माइनिंग सब आता है, तुम्हारा वो एग्री बिजनेस भी आएगा उसके अंदर। उसी के अंदर आपका दूसरा एक्वाकल्चर आएगा। सेकेंडरी सेक्टर, अच्छा सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आ जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी किसी भी नेचर की। तो एग्री बिजनेस एग्रीकल्चर से लेकर के जो भी यूज करके जो इंडस्ट्रियां डेवलप होंगी, चाहे वो सॉस बनाने की हो, चाहे वो पिकल्स बनाने की हो, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। और टर्शरी में क्या आ गई? सर्विसेस आ गए सारे।
राइट। तो क्या हुआ, एक सेक्टर से उठाया माल और दूसरे सेक्टर में लाके इंडस्ट्री में उसको प्रोड्यूस कर दिया, है तो वो भी इकोनॉमी का हिस्सा, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्रीकल्चर का भी रोल है ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। ओके, आगे आओ। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस विद अदर ऑक्यूपेशंस, इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस। आपको ना एक चार्ट कराया था, थोड़ा रोक रहा हूं, अभी आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी समझ ली और बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी समझ ली, मेरा चार्ट भी समझ लिया, बस एमसीक्यू जो भी आएंगे इसी दायरे में आएंगे, सारे तुम हिट करोगे एक एक करके। अब एक छोटी सी बात तुम्हें करानी है, ध्यान से करना मेरे साथ। तुम्हें ये वाला डायग्राम पढ़ाया था, याद है? मैंने क्या कहा था, बिजनेस के अलावा और भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे हम एम्प्लॉय बनते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, उसके थ्रू हम एम्प्लॉय बन जाते हैं। फिर हम सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, अपना कुछ काम करते हैं, फिर हम बिजनेस चलाते हैं, हम वो भी करते हैं, और फिर हम इन्वेस्टर बन जाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बॉक्स में रहते हैं, हर कोई इन्वेस्टर नहीं बनता, हर कोई बिजनेसमैन नहीं बनता, हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकता, काफी लोग एम्प्लॉय रह जाते हैं, राइट। इसी नॉलेज पे जितनी बात आपको यहां एक्सप्लेन करी थी, यही ये सेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं। बिजनेस एज एन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इज वास्टली डाइवर्स, येट only a small portion of population, more so under educated population, engage in it. More so urban educated, sorry, not under, urban educated population engages in it. ये तो डेरिवेटरी लाइन है, अर्बन ही नहीं सब अर्बन और रूरल लोग भी बिजनेस में इंगेज होते हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। आई हैव ऑब्जेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ ऑल ऑफ यू pursuing chartered accountancy, only a small percentage is going to start a business. वो तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, 80% लोग एम्प्लॉय होते हैं, 12% सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, 7% बिजनेसमैन बनते हैं और सिर्फ 3% इन्वेस्टर बनते हैं। ये रिसर्च कहता है, पूरी दुनिया का डेटा रिसर्च है, मार्केट रिसर्च है, ये कहता है। गॉट द पॉइंट? फिर भी इससे क्लियर हो गया कि हम बात करने वाले हैं 3 प्रकार के लोगों की यहां पे। कौन कौन सी? सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय, दूसरा प्रोफेशन जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, प्रोफेशनल लोग, और तीसरा बिजनेस की, राइट। आओ जरा देखें एम्प्लॉयमेंट, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी करता हूं, तो क्या होता है नौकरी में? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, ध्यान से सुनना, मेरा एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब जाते तो ऑफर लेटर मिलता है, ऑफर लेटर, ऑफर लेटर से ज्वाइन करते हैं। अच्छा, उसमें देखना जरा किसी का भी ऑफर लेटर, उसमें लिखा होता है तुम्हारा काम है फाइनेंस संभालना, तुम्हारा काम है एंट्रियां करना, तुम्हारा काम है टैली पे एंट्री करना, तुम्हारा काम है गेट कीपर का काम है। तो उसकी जॉब प्रोफाइल है, नहीं उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, और उसके हिसाब से उसकी सैलरी है, वेजेज है, कॉम्पनसेशन है, रेम्यूनरेशन है, जो भी आप कह सकते हो, नोन एज वेजेज और सैलरी, राइट। सैलरी डेनोट्स ऑफिस स्टाफ, मैनेजर्स। वेजेज यूजुअली डेनोट्स फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए वेजेज है, जो ऑफिस स्टाफ है, जो परमानेंट स्टाफ है, उसके लिए सैलरी है। One has to undergo a detailed process of recruitment and selection. तुमने बीएसटी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा होगा, वहां 3 एक्टिविटी होती है, क्या क्या बोलो जरा? प्री सिलेक्शन, सिलेक्शन एंड पोस्ट सिलेक्शन। प्री सिलेक्शन में जॉब प्रोफाइल, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, उसके बेसिस पे हम करते हैं सिलेक्शन, मतलब प्रोफाइल के हिसाब से रिक्रूटमेंट और तुम्हारी ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के बाद क्या करते हैं? पोस्ट सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं? ओरिएंटेशन, फिर तुम्हारा पोस्टिंग, फिर तुम्हारी परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर तुम्हारी रेम्यूनरेशन, जो भी तुम्हारा प्रमोशन वगैरह, और फिर जरूरत पड़ती है तो लात मार के कंपनी से निकाल भी देते हैं, या तुम खुद रिटायर हो जाते हो। तो ह्यूमन रिसोर्स में, एम्प्लॉयमेंट में 3 तरह की एक्टिविटी, प्री सिलेक्शन, सिलेक्शन से पहले जो कुछ होता है, फिर सिलेक्शन, सिलेक्शन और हो गई, और पोस्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद जो कुछ होता है। 3 कैटेगरी में बांट दिया। यही होता है ना किसी भी कंपनी के अंदर। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये बात होती है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन फॉर वंस एंगेजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। फ्रेशर्स को भी रिक्रूट किया जाता है एज एन इंटर्न, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर बाद में उसे एम्प्लॉय बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूं, आइंस्टीन ने E = mc² प्रूव कर दिया, ठीक है। सिंपल एम्प्लॉयमेंट फॉर योर नॉलेज। प्रोफेशन,
प्रोफेशन का मतलब तुम्हें सीए की डिग्री मिल गई, तुम्हें एक सील एंड मुहर मिल गया, अब तुम्हारे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, नहीं तुम्हारा सीओपी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। नाउ यू कैन मेक योर क्लाइंट्स, you can practice it, you can provide consultancy and then you can charge your fee। तो प्रोफेशन को आती है फी। आप क्वालिफाइड हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप सीएस हो, आप सीएमए हो, आप एक्चुअरी हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आप टीचर हो, प्रोफेशन है, टीचर हो प्रोफेशन है, राइट। तो प्रोफेशन है, इसको प्रोफेशन कहेंगे। अगेन प्रोफेशन इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ ए स्पेशलाइज्ड नेचर। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा और यहां पे कोई एग्जामिनेशन असेसमेंट बॉडी होगी, जैसे आईसीआई है, आईसीएसआई है, आईसीएआई है जो सीएमए बनाती है, सीपीए है, एसीसीए लंदन है, अलग अलग बॉडीज हैं वो बनाती हैं। ऐसे इंश्योरेंस का भी डिग्री होता है, एक्चुअरी का डिग्री होता है, बैंकिंग की डिग्रियां होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स है मुंबई में, वो देती है। गॉट द पॉइंट। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, वो आपको चीजें प्रोवाइड करती है। गॉट इट, ओके। Professions can be pursued as independent practice or under a contract of employment too। जैसे आप ऑडिट करने जाओगे कल को किसी फॉर्म का, तो क्या होगा, आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन करना पड़ता है कि ऑडिट से पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बोलते हैं, लेटर होता है, राइट। ऐसे ही बैंक ऑडिट करने जाओगे तो पहले एक लेटर आएगा, ऑफर लेटर टाइप, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप तैयार होते हो करने के लिए तो करते हो, उससे पहले आप बहुत सारा ड्यू डिलिजेंस करते हो, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करते हो, क्लाइंट कैसा है, क्या है, इसकी कंपनी कैसी है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई फ्रॉडिया तो नहीं है, राइट। तो प्रोफेशन में ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तमाम तरह के प्रोफेशन है, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल एटसेट्रा। डन, ओके। प्रोफेशनलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद परफेक्शनिज्म। परफेक्ट होना चाहिए आपको अपने प्रोफेशन में, अपने प्रैक्टिस में। आप स्पेशलिस्ट होते हो, आप टेक्नोक्रेट होते हो। अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग के मास्टर हो गए, फाइनेंस है तो फाइनेंस के मास्टर हो गए, एमबीए हो तो तुम अच्छा मैनेज कर सकते हो, मैनेजमेंट की स्किल तुम्हारे पास अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारी इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमने कुछ शपथ ली है, सीओपी ऐसे नहीं मिलता, आप कुछ शपथ लेते हो, राइट। तो क्या historically, however, professions emerge in pursuit of nobility, demonstrated highest level of integrity and ethics, and were held in very high esteem, social status, respect, etc। सीए लगाते हैं ना गाड़ी के पीछे, सीए लगाते हैं ना, मेडिकल का डॉक्टर का सिंबल ऐसे क्रॉस, फटाफट प्लस का साइन, क्यों, इज्जत बढ़ जाती है यार अपनी। तो सर लोग बिल्कुल, अरे डॉक्टर जा रहे हैं, अच्छा सीए है, अच्छा आपका बेटा, अच्छा जी ग्रेट, चलो बनो जल्दी जल्दी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट अ नोबल प्रोफेशन फॉर इंश्योरिंग ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। आपका सिग्नेचर प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज्यादा पावर रखता है। एंड हेंस इंस्ट्रूमेंटल इन एंटरिंग द ट्रस्टवर्दीनेस एंड हेंस द इंटीग्रिटी ऑफ एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम। द लोगो ऑफ द इंस्टीट्यूट ICAI इज सजेस्टिव विजिलेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द CAs। क्या लिखता है लोगो में, क्या लिखा है, कभी पढ़ा है ध्यान से लोगो? आईसीआई का लोगो देखा है आप में से? बताओ तुम में से किसने किसने ध्यान से देखा आईसीआई का लोगो? एकदम दिल पे हाथ रख के बताना सर मैंने देखा है, राइट। क्या लिखा होता है, यह ऐसा सुप्तेषु जागृति, जो सोए हुए को जागृत रखता है, किसी को सोने नहीं देता, सबको जागृत रखता है, मतलब जगाए रखता है, अलर्ट करता रहता है कि देखो भैया ये फाइनेंशियल क्राइम है, ये मत करो, ये रेगुलेटरी कंप्लायंस कहता है, लॉ कहता है, आपको ये मानना पड़ेगा, जीएसटी में ये रूल है, ये टाइम आ गया आप रिटर्न भर दो, बोलते नहीं है, ये टाइम आ गया, अभी अभी कमिश्नर का नोटिस आ जाएगा, फंसोगे तो मेरे को मत बोलना, ठीक है। ये काम है, उसको लगातार उसको सही प्रैक्टिसेस के बारे में क्लाइंट को बताते रहना, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लोगों को जगाए रखना, इसीलिए उसे कस्टोडियन ऑफ नेशनल वेल्थ भी बोलते हैं। पूरे देश का जो पूरा संपत्ति है उस पे उसकी नजर होती है, उसको वो ध्यान से, अगर सीए चाहेगा तो देश की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो सकती है, ये उसके पावर में है। अब चाहे तो ना चाहे तो क्या होगा, तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसकी ट्रेनिंग नहीं लेना, अभी आगे की बात करते हैं। अब डिस्टिंक्शन है, मीनिंग हमें पता है। सबसे पहला बिजनेस में क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो ट्रेड एंड कॉमर्स इसके अंदर आती है, इंडस्ट्री आती है। उसके बाद अगर प्रोफेशन की बात करते हैं, सर्विस देते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं और किसी प्रोफेशनल बॉडी के अंदर क्वालिफाइड होते हैं और उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। देखो सीए का भी कोड ऑफ कंडक्ट है, आपका एक्ट है 1948 का चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, उसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स है,
ऐसी आपके बारे में बताया गया है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो और कैसे करना है आपने। आपके स्पेशल कुछ बिहेवियरल पैटर्न है और उसके लिए पता है आपके कमिटी होती है, लीगल सेल होता है आपका इंस्टीट्यूट का। अगर आप कुछ ऐसा मिस अप्रोप्रिएशन करते हो, उसका कंप्लेंट जाती है तो वो हियरिंग करती है कानून की तरह, अपीलेट ट्रिब्यूनल है इंस्टीट्यूट के अंदर, राइट। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वेजेस सैलरी ऑल्सो कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। तीनों के बीच का, तीनों का डेफिनेशन ही उसका पहला डिफरेंस है। नेक्स्ट, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन, कोई एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है और कंपनी को स्टैब्लिश करता है आइडिया के बेसिस पे, मार्केट रिसर्च के बेसिस पे, R&D के बेसिस पे। आप एज ए प्रोफेशनल, आप एक बार आपको डिग्री मिल जाती है, आपका ICAI का नंबर मिल जाता है, सील मोहर मिल जाती है, आप जाके प्रोफेशन में आ जाते हो और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑफर लेटर मिलता है तो नौकरी में चले जाते हो। सिंपल है, ये भी पढ़ने की बात है। बट यस, बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट है, यहां प्रोफेशनल फी है, यहां सैलरी एंड वेजेज है, रेम्युनरेशन है, राइट। प्रेस्क्राइब, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बिजनेसमैन 8वीं फेल भी हो सकता है, CA को डांटता हुआ नजर आ जाएगा, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। ऐसा मैंने कई बार देखा है, 8वां फेल बिजनेसमैन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लगा रहा है। मैंने कहा भाई क्यों? क्योंकि उसको ना बिजनेस करने का प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपोजर है। CA बन गया, डिग्री तो मिल गई, शायद उतना प्रैक्टिकल नहीं था, फंसा दिया उसने उसको। अंकल लोग फंसा देते बड़े बड़े CA को, बोले क्या सर आप CA हो गए सर, ऐसे सलाह दे रहे हो, क्या सर आपको इतनी बात तो मुझे पता, आपको नहीं पता, लगा देते हैं उसकी। प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन प्रोफेशन में जरूरी है, आपको COP तभी मिलेगी जब आप CA इंटर, CA फाइनल सब पास कर जाओगे, ऐसे तो नहीं मिलता। क्लियर है ना सबको? किसी को लग रहा हो कहीं मैं बाद में जाके ले लूंगा डिग्री, है ना, धौंस दिखा के। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब, जॉब के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, CA बन के भी नौकरी कर सकते हैं। एथिकल गाइडलाइंस जो स्टैब्लिश करता है उसी के फिलॉसफी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर मेरी कंपनी है, मैं टाइम से सैलरी देना चाहता हूं और मैं कहता हूं भाई हम तो 7 तारीख बोलते हैं, 15 से पहले कभी नहीं देते, तो ब्रह्मा ना कुछ करवा सकते हमसे, 15 को ही देंगे। लेकिन हम जैसे लोग भी हैं, कहते नहीं भाई सैलरी 31 की रात को पहुंच जानी चाहिए, स्टाफ की पहुंच जाती है। प्रोफेशनल कोड होता है कहां पे? प्रोफेशन में। और एम्प्लॉय का क्या होता है? एम्प्लॉय मैनुअल होता है। जब भी किसी कंपनी में जॉब करोगे ना, एक मैनुअल आ जाएगा, एम्प्लॉय मैनुअल। HR वाला इसीलिए बैठा है कंपनी के अंदर, उसका काम ही है मैनुअल बनाना और तुम्हारे सर पे डाल देना। गॉट द पॉइंट? एम्प्लॉय मैनुअल होगा। इन्वेस्टमेंट, सब्सटैंशियल रिक्वायरमेंट होती है यहां पे इन्वेस्टमेंट की, यहां बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेशन में, और सैलरी में तो सैलरी आती है, जाती थोड़ी है कुछ नौकरी में। अच्छा, पर्सनल ऑटोनॉमी, फ्रीडम, बिजनेस में तो पूरी ऑटोनॉमी है, प्रोफेशन में ठीक ठाक ऑटोनॉमी है, लेकिन आप बंधे हुए हो बहुत सारी चीजों से। और जॉब में तो भैया कोई ऑटोनॉमी नहीं है, जैसा मालिक कहेगा उतना करना है, जैसा तुम्हारा मैनेजर कहेगा वैसे करना है। साइकोलॉजिकल मोटिव क्या है इसके पीछे? बिजनेस के पीछे इकोनॉमिक अचीवमेंट है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, यहां सर्विस टू क्लाइंट है और यहां लिवलीहुड है, सिंपल जीवन यापन के लिए नौकरी करते हैं। सर्टेनिटी ऑफ इनकम बिजनेस में बहुत कम है। अभी कोरोना के टाइम में बताओ कौन से बिजनेस को लग रहा है कि खूब कमाई हो रही है? लग रहा है तो मुझे बताना, मैं भी वहां करना चाहता हूं कुछ उस सेक्टर में। कहीं नहीं, ठीक है। लेकिन ठीक है, प्रोफेशन में ठीक ठीक रहती है सर्टेनिटी, जितने क्लाइंट होंगे उसके हिसाब से फी तो आ ही जाएगी, एक आध नालायक निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। और नौकरी में तो बिल्कुल रहती है, ठीक है, सारा कुछ हो जाए तुम्हारी सैलरी तो आ ही जानी है। सरकार भी कह देती है भाई सैलरी सबको देनी है आपको टाइम से। स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, टेनियर कितने साल का होगा? ऐसा तो है नहीं है कोई प्रधानमंत्री है जो 5 साल के लिए रहेगा, ऐसा तो नहीं प्रेसिडेंट बन गए 5 साल, कोविंद साहब 5 साल बैठे रहेंगे। प्रधानमंत्री एक बार को जा भी सकता है, PM जा सकता है, प्रेसिडेंट नहीं जाता 5 साल एक बार बन गया तो। स्पेशल सर्कमस्टांसेस छोड़ दो कि उसकी इंपीचमेंट हो जाए, वो अलग केस है, नहीं तो अनसर्टेन है, ये सर्टेन है प्रोफेशन में, और यहां पे क्वाइट सर्टेन है, नौकरी एकदम टेनियर फिक्स है, निकाली जाएगी तो वो भी फिक्स है। और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और सक्सेशन बिजनेस में पॉसिबल है, प्रोफेशन में बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। आपकी डिग्री आपके जिंदा रहने तक रहेगी, बच्चे को नहीं जा सकती। बाप बेटे को CA की डिग्री दे देता तो क्या फायदा, क्या मजा था? जितने CA के बच्चे तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं सब CA बन जाते। राजा राजवाड़ों का सिस्टम थोड़ा ही है, नहीं होता। और लास्ट, नौकरी में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में तो एकदम पॉसिबल नहीं है। बिजनेस में पॉसिबल है कि प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो मैं अपने बेटे को बिजनेस देके चला जाऊंगा, गॉट इट? बस
बिजनेस जॉब क्रिएटर होता है, जॉब सीकर भी हो सकता है, प्रोवाइड्स मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। तुमने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर किसका क्या योगदान है हमारे जीडीपी में, ठीक है। तो हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है और इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होती है, इसका एक अनसर्टेनिटीज भी होती है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है। ये सब अपन करेंगे, यहां से अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहां से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार फटाफट जितना किया है यहां तक के कुछ एमसीक्यू करेंगे एंड देन विल एंड टुडे सेशन, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, जितना किया इकोनॉमिक एक्टिविटी है कैसे, राइट, डिफरेंट उसके सिस्टम समझ में आ गया, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस समझ में आ गया। अब करेंगे हम थोड़े से एमसीक्यूज एंड देन विल एंड दिस सेशन। चलो जी, आप क्वेश्चंस के लिए तैयार हो? बिल्कुल स्टार्ट करें, एक एक करके एमसीक्यू और आप देंगे जवाब। 30 सेकेंड्स का टाइम होगा आपके पास। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स, एंड द क्वेश्चन इज DAS business pertains to manufacture, distribution and sales of a large variety of staple groceries, confectionery, etc., personal care and home care products such as soaps and detergents, toiletries and cosmetics, etc. Options are A. Retail, service, FMCG, e-commerce. ध्यान से सोच के देना, जनरल नॉलेज है कि कौन सा बिजनेस इन सबसे रिलेटेड बिजनेस को किस कैटेगरी में रखते हैं। रिटेल है, सर्विस है, एफएमसीजी है, ई कॉमर्स है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पूरे 30 सेकंड आपके हैं, सोच के सही जवाब देना है। थ्री, 2, 1, 0। क्लियर? सही आंसर सेलेक्ट कर लिया आपने। कंप्यूटर बाबा से पूछे, चेक करें कि हम सही जा रहे हैं नहीं, सी होगा या डी होगा, राइट। चलो लेट्स चेक। ओके, FMCG is the correct answer. FMCG, C is the correct answer. Next question on your screen, very simple question. Very simple question. Chartered accountants shall be able to conduct the audit diligently. क्या? Audit diligently, smartly and intelligently only when they understand the nuances of the dash whose accounts they prepare or audit. ध्यान से सोच के ऑप्शन सेलेक्ट करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बिजनेस, कस्टमर, क्लाइंट, प्रोफेशन, आपको बीसी के इसी पर्पस के लिए पढ़ाया जा रहा है। एंड टेक योर 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। फाइव, 3, 2, 1, 0। टाइम इज ओवर। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स चेक द आंसर। कौन सा है बताओ? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को किसके इंटीग्रिटीज के बारे में सब पता होना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स आंसर इज ए, बिजनेस के बारे में उसको सब पता होना चाहिए। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स डैश साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। आंसर ऑप्शन देने से पहले बता दो, कंजम्पशन किसे रिप्रेजेंट करता है? 10 सेकंड का समय दूंगा। डिमांड, सप्लाई, फाइनेंशियल, ऑल ऑफ द अबव। अभी किया है, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया है, आपको देना है सही जवाब। प्लीज गिव मी द आंसर। ओनली 10 सेकेंड्स। डिमांड, सप्लाई, फाइनेंस, ऑल ऑफ द अबव। सो कंप्यूटर जी आप शांत हो जाए और हमें लेना है आंसर। तो बताएं सही आंसर क्या है? कंजम्पशन इज सप्लाई साइड, राइट। इनकम अर्न्ड बाय रेंडरिंग डैश इज कॉल्ड अर्न्ड इनकम, राइट। पर्सनल इनकम, फिजिकल एनर्जी, साइकिक एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा? 10 सेकेंड्स। अभी किया है थोड़ी देर पहले हमने। 10 seconds and that will be enough.
210 चेक करें। इनकम अर्न बाय रेंडरिंग डैश इज कॉल्ड अर्न इनकम। पर्सनल टाइम, फिजिकल एनर्जी, साइकिक एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव। मेरे हिसाब से तो ऑल ऑफ द, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। एक करेक्शन करवा रहा हूं मैं, एक करेक्शन है मेरी तरफ से, जरा ध्यान से देखेंगे आप। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन में हमसे गलती हुई है। कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स द डैश साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। कंजम्पशन इज डिमांड साइड, नॉट सप्लाई साइड। डिमांड साइड, सॉरी, दैट वाज अ मिस्टेक। ई इज द करेक्ट आंसर। यहां कंप्यूटर में गलत आंसर फीड था, राइट, सो वी हैव टू करेक्ट इट, ठीक है। चलो आगे चलें। सप्लाई वाज द रॉन्ग आंसर, सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ध्यान से जवाब देंगे। इनकम अर्न थ्रू वन स्वेट एंड इंटेलेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? इज कॉल्ड नंबर 1 लेबर वेजेस, अर्न इनकम, हार्ड अर्न इनकम, वेज रेट्स। एंड आपको समय पे जवाब देना है, पूरे 30 सेकंड दे रहा हूं आपको। थिंक एंड रिप्लाई परफेक्टली। टू 1 0। लेट्स चेक द आंसर। आंसर चेक करते हैं। अर्न इनकम, ठीक है, ये भी आपने कॉन्सेप्ट आज किया था, ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एसेंशियली इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नीड सेटिस्फाइंग गुड्स सर्विसेज, बोथ बी एंड ए, नन ऑफ द अबव। कौन सा आंसर होगा? लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से जवाब देना। पूरे 15 सेकंड दे रहा हूं, आपको सही जवाब देना है। चलो मैं घड़ी महाराज को शांत कर देता हूं। प्रोडक्शन एसेंशियली इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नीड सेटिस्फाइंग गुड्स सर्विसेज, ए एंड बी, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, नन ऑफ द अबव। लेट्स चेक द आंसर। सभी का जवाब सही होगा, आई एम श्योर कि सबके जवाब सही थे, बोथ ए एंड बी। सो फ्रेंड्स, बस आज इतना ही। घंटे भर के सेशन में वी आर ट्राइंग टू कवर फ्यू ऑफ द टॉपिक्स एटलीस्ट। ये चैप्टर हम 2 सेशन और लगा के कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा टाइम बेसिक्स हैं, तो फंडामेंटल्स हैं, तो अच्छे से कर रहे हैं अपन। 3 सेशन हो गया आज, लगभग हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड एंड इन नेक्स्ट 2 सेशंस विल फिनिश दिस चैप्टर। सो बस आप एक एक बार इसको देखते रहिए, सोचते रहिए बस इसके बारे में। क्लास में ही सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा। एमसीक्यूज में प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारा आपको शेयर करूंगा। तो हंसते रहने का, मुस्कुराते रहने का, जिंदगी जीते रहने का, अपना और अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। फिर मिलता हूं अगले सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सी यू सून, थैंक यू, बाय बाय।